स्ट्रेस मतलब क्या होता है? तनाव। हिंदी में समझो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो पढ़ाई कोई टेंशन ही नहीं है, अच्छा खासा पैसा है, पापा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कोई लोड नहीं है, जीरो लोड। स्ट्रेस है, रेजिस्टेंस ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में, स्ट्रेस नहीं है, बिंदास खा रहे हो, मौज कर रहे हो। ठीक है, तो नो स्ट्रेस। हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्रू फैकल्टी। माय नेम इज़ कबीर एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट कोर्स फॉर ईएसई एग्ज़ाम प्रिपरेशन एज वेल एज गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी यूपी पीएससी ने, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एई की वैकेंसीज निकाली हैं। आपका सारा का सारा जो ईएससी का सिलेबस है, प्रीलिम्स का और मेंस का, सिविल इंजीनियरिंग का, ठीक है, तो वो सेम ही है उसका। बस जो आपके क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो ऐसे मान लो कि ये अभी 2021 चल रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यूपीपीएससी एई के एग्ज़ाम में, उसका लेवल गाइस मोस्टली मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो प्रीलिम्स ईएससी का होता है पेपर, उसके इक्विवेलेंट ही रहेगा। उससे ज़्यादा टफ नहीं जाएगा, मतलब गेट लेवल का नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू फैकल्टी पे हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से कंप्लीट सिलेबस कोर्स, कंप्लीट कोर्स फॉर आईईएस एग्जामिनेशन। ठीक है, एंड गेट एग्जामिनेशन। बाकी के जो छोटे मोटे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं वो, उनका सिलेबस कंप्लीट जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है वो आपका ईएससी के ही इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आपका देखा जाए तो सारे एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। आपको कहीं से भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको गाइस, कहीं से भी एक्स्ट्रा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप यहाँ के वीडियोस फॉलो कर लेते हो तो। ठीक है, ये लेक्चर वीडियो जितने भी अपलोड होंगे वो पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हम कुछ नहीं कहेंगे बाद में कि आप गाइज हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या गाइज आप हमको डोनेट कर दो इतने रुपए तब हम आगे की सीरीज़ डालेंगे, या गाइज हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या फिर हमारा पीडीएफ कोर्स है, या फिर आपको मैं बोलूँ तो ये हमारी एप्लीकेशन है, आप इसमें हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। हम बेसिकली तैयारी करने वाले हैं, वो करने वाले हैं ई एस ई। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो, अभी फॉर्म अभी आए नहीं है, ठीक है, 2022 का जो एग्ज़ाम होगा उसका होगा आपका प्री भी प्लस मेंस भी प्लस इंटरव्यू से एक महीना पहले कैसे इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे करना है। उस टाइम पे मैं कुछ वेब की वीडियो ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी जो है करवा दूंगा। ठीक है, स्काइप पे इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और ये सारा कंप्लीट सिलेबस होगा हर एक सब्जेक्ट का। टेंशन मतलब जैसा बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ाते हैं गाइस, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, ड्यू टू सम क्लेम्स, लेकिन आप समझ जाओ। फेसबुक का जो है वो दे दूंगा लिंक। ठीक, तो वहाँ से आप क्वेश्चन जो है अपना पूछ सकते हो, फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हो किसी क्वेश्चन का, मैं ऑन द स्पॉट उसका आंसर लिख के कुछ भी करके आपको रिप्लाई में फ़ोटो सेंड कर दूंगा। जितना मेरे से हो पाएगा उतना कर दूंगा। बाकी की मेरी कोशिश पूरी रहेगी मेरी वीडियोस में आपको आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। अब वीडियो देखने का तरीका गाइस मैं आपको बता देता हूँ। मैं जानता हूँ वीडियो बड़ी हो रही है, आप बोल रहे हो काम की चीज़ क्या है, तो गाइस जो मैं अभी आपको छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा उस वही काम की चीज़ है आपके। वरना मटेरियल तो बुक में भी होता है, आप मटेरियल ले लो। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं से, किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूट कोचिंग के आपको मिल जाएंगे नोट्स, क्लासरूम नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उसको पढ़ना कैसे है वो आपको नहीं पता। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरा सपोज दैट 50 to 60 मिनट्स के अप्रॉक्स एक लेक्चर होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ और कितने, मेरा बेसिकली टारगेट रहेगा 8 to 15 डेज में, डेज का, कि मैं इसमें एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कर दूं। पीएचडी नहीं करनी है, एक बात और सुन लो, आपको सिर्फ एग्ज़ाम जो है, ठीक है, वो क्लियर करना है।
तो जो भी पढ़ाया जाएगा वही पढ़ाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, यूपीएससी के सिलेबस में है और गेट के सिलेबस में है। स्टैंडर्ड पढ़ाने का वही होगा कि आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनने लगें, और स्टैंडर्ड जो टेस्ट होते हैं जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट रखती हैं अपने टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, उनके आपके क्वेश्चंस बनने लगें। ठीक है। और मैं खुद यहाँ से अपना गूगल का जो डॉक होता है, ठीक है, गूगल डॉक पे टेस्ट डाल दिया करूँगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूँगा। तो आप उस पर क्लिक करके अपना टाइम टू टाइम जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट होगा उसके बाद ही मैं डालूँगा, तो आप उस पर टेस्ट दे सकते हो। और उसमें आपको आपने कितना नंबर का सही किया है वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं। और दूसरा, उसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर दूंगा पीडीएफ में कहीं ना कहीं, और वो आपको पता चल जाएगा मेरे फेसबुक से। ठीक। तो ये सब थी ज्ञान की वो बातें जो हम करने वाले हैं ट्रू फैकल्टी पे। और ट्रू फैकल्टी, सच बता रहा हूँ गाइस, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है अभी तक। कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम करने वाले हैं स्टार्ट। ठीक। तो ये स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें टॉपिक हैं 12। अब इसमें बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपके गेट के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ईएससी के लिए क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ईएससी के लिए इम्पोर्टेंट है गाइज, वो आपके स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शनल जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर होता है ईएससी का, आप अगर ईएससी का ऑब्जेक्टिव क्वालिफाई कर जाते हो तो स्टेट लेवल का कोई भी एई का एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे, ये गारंटी है। ठीक है। क्योंकि मैं भी करके बैठा हूँ और मेरे दोस्त लोग भी करके बैठे हैं, वो पहले कर लिए थे क्योंकि वो प्रॉपर कोचिंग ले रहे थे। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, उस टाइम पे ट्रू फैकल्टी थी नहीं। अब आपके टाइम पे है तो चुपचाप से पढ़ लो। ठीक है। तो देखो गाइज, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो इसमें पहला टॉपिक है जिसका नाम ही है सोम है। ठीक है। इसमें आपके का बेसिक कंप्लीट होगा कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, रिलेशनशिप क्या है, अदर मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे होते हैं। ठीक है। और हाँ, इसमें आपका यंग्स मॉडल्स ये भी पढ़ाया जाएगा आपका। इसमें लोड लगने पे कितना एक्सटेंड करता है, हीट हीट जब जनरेट होती है, या सपोज दैट हम अलग से एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं या किसी भी रीज़न की वजह से हीट होता है आपका मटेरियल, तो कितना एक्सपेंड करता है। ठीक है। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मतलब जो है आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग इसी से होगी, ये फील दे देगा सब्जेक्ट की, ये पहला टॉपिक फील दे देगा। दूसरा है शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट। अब किस में क्या क्या है वो बाद में जब टॉपिक चालू होएगा तब आपको अपने आप पता चल जाएगा गाइस। ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्टिंग के दो, देखो, जो 7 टॉपिक हैं, ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, ठीक है, कंबाइंड स्ट्रेस। देखो जो 4 स्टार्टिंग, ये तो ये मान लो 100%। ठीक है। ये स्टार्टिंग के 4 है ना, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद जो लास्ट के 3 है, ये इनका वेटेज है 85%। ठीक है। उसके बाद ये जो है यार, टॉर्सन सर्कुलर शाफ्ट कॉलम स्प्रिंग थिकनेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मान लो, चांसेस बता रहा हूँ, तो ये आप 20 to 25% समझ लो यार ईएस के लिए। ठीक है। बाकी का जो आपका आता है, ये वो आपके 25। ठीक। तो गाइस, फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा आता है वो आता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ तो समझ जाना क्या लिखा है। तो गाइस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते क्यों हैं हम? ठीक है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूज़ क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं हम, क्या एग्ज़ाम निकालना है इसके लिए, वो तो बिल्कुल सही बात है, एग्ज़ाम तो निकालना है, लेकिन एग्ज़ाम निकाल के इस सब्जेक्ट का यूज़ क्या है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में। देखो गाइस, सीधी सी बात है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो टॉपिक है उसकी हम इसमें क्या करते हैं, हम जो मटेरियल का बिहेवियर है, ठीक है, कोई भी मटेरियल है, सपोज दैट मटेरियल के लिए हम गोला ले लो यार, या फिर कोई भी क्यूब ले लो। ठीक है। सपोज दैट मैं क्यूब ले लेता हूँ। तो
ये मैं क्रॉस सेक्शन है, बीच से काटा है कहीं से, ठीक है, बीम से, ये सर्कुलर कॉलम से काट लिया मैंने। लो यार, समझ जाओ मतलब। तो ये जो भी मटेरियल है, तो अगर ये किसी भी लोड पे सब्जेक्टिव है, ठीक है, सपोज सपोज दैट इस पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस फोर्स की वजह से इसमें मूवमेंट जनरेट हो रहा है। मान लो ये लोड है, यहाँ पे ये बीम है, ठीक है, और इस पे लोड लगाया हमने एफ का, और ये सिंपल सपोर्टेड हो या फिक्स सपोर्टेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसमें जो है ये बेंड कर गया, ठीक है, ये जो है बेंड कर गया, तो इसमें कुछ तो मूवमेंट आया होगा कहीं पे, ठीक है। डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट है, मटेरियल है, ठीक है, वो उसमें डिफॉर्मेशन क्या हुआ है। तो इस मटेरियल के बिहेवियर को चेक करने के लिए जब इस पे कोई भी फोर्स लगाया जाता है, लोड लगाया जाता है, तो इसका बिहेवियर क्या होता है उस पर्टिकुलर लोड पे या मूवमेंट पे, उसको जानने को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रेंथ मटेरियल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो ये रहता है आपका, ठीक है। देखो हर एक जो स्ट्रक्चर कोई भी होता है, सपोज दैट हमारा कोई भी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो क्या है, वो किसी ना किसी मटेरियल से तो बना हुआ होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल्स, तो सो विच कुड बी अ रिजिड मटेरियल और अ डिफॉर्मेबल मटेरियल, ठीक है। अब रिजिड होएगा, अब रिजिड क्या होता है, डिफॉर्मेबल क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रिजिड मटेरियल और डिफॉर्मेबल मटेरियल, मेबल मटेरियल, ठीक है। कि रिजिड मटेरियल जो है, सपोज दैट कि रिजिड है ये मटेरियल, सपोज दैट ये फ्रेम ले लेता हूँ मैं कोई भी इस तरीके का, ठीक है, ए पॉइंट बी सी डी। अगर मैं जनरल लोड कंडीशन देखूं यहाँ पे, अगर मैं मान लो पी लोड लगाता हूँ, तो पी लोड लगाने पे इसकी शेप, साइज और ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज अंडर लोडिंग, ठीक है, लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशन। और अगर मैं डिफॉर्मेबल मटेरियल की बात करता हूँ, सपोज दैट डिफॉर्मेबल मटेरियल, मान लो मैं कोई भी ले लेता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ किसी भी बीम का या कोई भी किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पे सपोज दैट अगर मैं लोड इधर से लग रहा है, मान लो एफ, तो ये थोड़ा सा डिफॉर्म कर जाएगा, ठीक है, और ये पहुँच जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये डिफॉर्म कर गया, कितने एंगल पे कर गया, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। मतलब इसका चेंज इन शेप, कॉमा साइज और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री अंडर लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशन और मूवमेंट, लोडिंग कंडीशन और मूवमेंट, अंडर मूवमेंट, ठीक है। इसमें भी लोडिंग कंडीशन या फिर अंडर मूवमेंट, और नो चेंज किसमें, नो चेंज इन, इसमें भी एज वेल, इन शेप, साइज, ठीक है, और क्या अपना ज्योमेट्री। अरे राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है ये, ठीक है, अंडर लोडिंग कंडीशन। तो ये है हमारे, ये दो चीज़ें हैं, समझ में आ गया होगा आपको, जो मैंने बताने का मतलब, जो मेरा रीज़न है कि क्या रिजिड मटेरियल क्या होते हैं और डिफॉर्मेबल मटेरियल क्या होते हैं, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि क्या है कि
जो आपका स्ट्रक्चर है वो या फिर आपका रिजिड मटेरियल हो सकता है, ठीक है, या फिर डिफॉर्मेबल मटेरियल हो सकता है। जो बिहेवियर हम क्या देखते हैं, स्ट्रेस कितना जनरेट होता है लोडिंग कंडीशन पे, ठीक है, और उस स्ट्रेस जनरेशन की वजह से उसमें स्ट्रेन कितना क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या स्ट्रेन कितना डेवलप हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन कितना डेवलप हो रहा है, तो ये सब हम चेक करेंगे। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं, अब यहाँ से आपकी जो है मैकेनिक्स और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट होता है। तो गाइज आ जाते हैं, इतना आपने तो कर ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। अब यहाँ से असली पढ़ाई स्टार्ट होती है, तो अपने कान दिमाग दोनों खोल के बैठ जाओ, ठीक भाई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाइस क्या, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस बेसिकली होता क्यों है, देखो यार, स्ट्रेस क्या है कि अगर हम बॉडी में कुछ भी मान लो फोर्स देते हैं, ठीक है, मान लो एक ये बॉडी है, यहाँ पे डाल ही लेता हूँ यार स्ट्रेस, और राइटिंग पे मत जाना, बिल्कुल ही बता रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है बेटे। और इसमें लगा देता हूँ मैं चक्के, एक गाड़ी, गाड़ी बना दी मैंने, मतलब चार होते हैं, एक आइडिया लगा दिया यार, ये मैंने बना दिया जमीन। और ये जो बेस है इसका जिस पे ये स्ट्रक्चर टिका हुआ है, ये है फ्रिक्शन लेस, ठीक है, फ्रिक्शन लेस। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने एक फोर्स दिया है एफ का। अब गाइस देखो, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है, मैकेनिक्स में 12th में भी पढ़ा होगा जब आईआईटी की कोचिंग की होगी, या वैसे भी तुमने पढ़ा तो है ही यार फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ लोड लगा, फ्रिक्शन लेस है, तो इसमें ये रुकेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो रेजिस्टेंस होगा इस केस में, ठीक है, जीरो रेजिस्टेंस मतलब रोकना, ठीक है, मतलब रुकावट होगी। मान लो ऐसे, मान लो बच्चों वाली कार होती है, हालांकि फ्रिक्शन तो थोड़ा, फ्रिक्शन अमाउंट कोफिशिएंट तो काम करता ही है हमेशा जब भी दो चीज़ें मिलती हैं, लेकिन लगभग टेंड्स टू जीरो मान के चलो, फ्रिक्शन लेस है आपका सरफेस, और आपने धक्का मार दिया, बॉल मान लो, टेंड्स टू जीरो मान लो, देखो फ्रिक्शन होगा तभी तो रुकेगी कहीं ना कहीं। और दूसरा, ग्रेविटी भी काम करती है बॉल के सेल्फ वेट की वजह से, तो तुम्हारा वी जब जाते 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 जाते, ग्रेविटी एक फैक्टर काम करता है, उसका जो कंपोनेंट काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो, दूसरा आपका जो थोड़ा बहुत जो फ्रिक्शन होगा वो, उसकी वजह से जो है लास्ट में वेलोसिटी जीरो ही हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप स्पेस ले लो, स्पेस है मतलब पृथ्वी के बाहर यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये मान लो हमारा प्यारा अर्थ, और यहाँ पे मान लो कोई भी चीज़ है, उस पर हल्का सा धक्का मारोगे, देखा होगा ग्रेविटी मूवी में, देखी है नहीं देखी, देख लो, ऑस्कर विनिंग मूवी है और बहुत बेहतरीन है। तो इसमें कुछ भी थोड़ा सा धक्का मारोगे तो ये चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, क्योंकि रोकने के लिए कुछ रेजिस्टेंस है ही नहीं स्पेस में, ठीक है, थोड़ा सा मूवमेंट दिया तो चलता रहेगा, जब तक कोई भी उतना इक्विवेलेंट उस जिस फोर्स से जा रहा है ये, जिस वेलोसिटी जा रहा है, उसको रोकने के लिए उतना ही अमाउंट का फोर्स अगर नहीं हम देते हैं, रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो वो रुकेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो वही कहने का मतलब है। तो इस केस में क्या, जब फ्रिक्शन लेस रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं है, तो इस केस में स्ट्रेस डेवलप होगा बॉडी में, नहीं, नो स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, तनाव, हिंदी में समझो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये मान लो पढ़ाई कोई टेंशन ही नहीं है, अच्छा खासा पैसा है, पापा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कोई लोड नहीं है, जीरो लोड, स्ट्रेस है, रेजिस्टेंस ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में, स्ट्रेस नहीं है, बिंदास खा रहे हो, मौज कर रहे हो, ठीक है, तो नो स्ट्रेस। वैसे ही मान लो जब रेजिस्टेंस जीरो, तो स्ट्रेस जीरो, तो देयर इज नो स्ट्रेस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एफ फोर्स, देयर विल बी नो स्ट्रेस इन द बॉडी, ठीक है, ये हमारी, ये मान लो ये है बॉडी, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल नंबर सेकंड, इसमें थोड़ा सा हम प्रोवाइड कर देते हैं रेजिस्टेंस। अभी भी इसका जो सरफेस है गाइस,
वो है फ्रिक्शनलेस। ठीक है, फ्रिक्शनलेस। और ये हमारी जो बॉडी है, अभी भी हम इसमें क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, बट ये एफ फोर्स लगा है, बट हम क्या करेंगे, इसको हम एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। क्या रेजिस्टेंस, इसको हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दिया, फिक्स कर दिया इधर, तब इधर से फोर्स लग रहा है, इधर फिक्स है, तो न्यूटन का लॉ तो तुम्हें पता है ना। अब कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन सा लॉ है। ठीक है, अब इतना तो बता ही सकते हो ट्वेल्थ की चीज़, किसी बॉडी पे जितना अमाउंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर वो रेजिस्टेंस कंडीशन में है तो उतना ही अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन पे भी फोर्स लगता है, उसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए, रेजिस्टेंस रहने के लिए। ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में, डायनामिक कंडीशन ना है तो। ठीक है, डायनामिक में भी है, लेकिन जो जो बॉडी है जिस पे फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक कंडीशन में हो। जैसे रेलगाड़ी और तुम्हारे, और तुम रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे हो, तुम्हारे कस के थप्पड़ मार दिया जाए, ठीक है, तो लगेगा ना, दर्द होगा ना, क्योंकि तुम्हारा जो गाल है वो भी उतनी ही रिएक्शन देगा उसके हाथ में। देगा नहीं, कोई स्ट्रांग बंदा होता है उसको तुम घूसा मारते हो तुम्हारे हाथ में लगने लगता है। ठीक है, तो वही है, उसको तुम पंच करते हो तुम्हारे हाथ में भी दर्द होने लगता है, वैसा ही। तो गैस यहाँ पे भी एक एफ फोर्स जो है डेवलप हो जाएगा, इक्विवेलेंट। ठीक, तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया इसने, फिक्स सपोर्ट ने, तो जिसने एफ इक्विवेलेंट इक्वल अमाउंट का जो है रेजिस्टेंस फोर्स जनरेट हुआ, तो यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। यस, यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा, विल डेवलप। ठीक है, तो समझने का एक इकलौता तरीका है, कहीं भी रिस्ट्रेंट दिख जाए, ठीक है, समझ लो स्ट्रेस डेवलप होगा, कॉजेज स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो, स्ट्रेस समझ में आ ही गया होगा, रिस्ट्रेंट देखे, स्ट्रेस है भैया। हाँ, और रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी बॉडी पे कोई फोर्स लगता है, उसको रेजिस्ट करने के लिए उसी अमाउंट पे कुछ फोर्स लगाओ, तभी तो रेजिस्ट होगी, वरना मूव कर जाएगी, डिफॉर्म कर जाएगी। और डिफॉर्मेशन से बचाने के लिए जितना भी लोड हमें लगाना पड़ता है, अपनी दम लगानी पड़ती है कि बॉडी बच जाए भैया डिफॉर्मेशन से, उतना ही स्ट्रेस डेवलप होता है, वही रीज़न होता है स्ट्रेस डेवलप करने का। समझ रहे हो। अब एक बात बताओ, इजी लैंग्वेज में और बता रहा हूँ मैं। देखो, मुझे पता है ये वीडियो मुझे बहुत काटनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत एक इतना छोटी छोटी चीज़ों पे इतना टाइम वेस्ट करूंगा तो हो गया काम। लेकिन चूंकि इतने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल आ रहे हैं दिमाग में, मैं चाहता हूँ इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा बस वही रखूंगा, बाकी काट दूंगा। ठीक, तो भाई मान लो ये आपका बलून है, देखो समझ जाओ, ये है बलून। ठीक है, गुब्बारा, इसमें हमने हवा भरी, हवा भरी है, अंदर आ रही है एयर। ठीक है, बढ़ते रहो बढ़ते रहो। अब उस हवा के प्रेशर में इसकी जो इंटरनल लेयर है सतह पे, ठीक है, इस पे प्रेशर पड़ेगा, पी, पड़ेगा कि नहीं। तो इसकी जो आपका इसका जो ये सतह है, मतलब कि जो लेयर है, इस पे स्ट्रेस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन कभी भी मान लो गुब्बारा फट गया, और फट गया ऐसा ही दिखता है आड़ा टेढ़ा, ठीक है, फट गया गुब्बारा हवा भरते भरते, ब्लास्ट हो गया आफ्टर, सही टर्म नहीं पता मेरे को इंग्लिश में, गुब्बारा फटने को ब्लास्ट मैंने बोल दिया, ठीक है, अपना समझ जाओ, मैंने हिंदी में भी बता दिया है। मान लो गुब्बारा फट गया, अब इस पे कोई स्ट्रेस है, नो स्ट्रेस। काहे का स्ट्रेस, जब फट ही गया। इंसान के मरने के बाद शरीर को कोई भी स्ट्रेस होता है, कभी भी उसकी डेड बॉडी से पूछो भैया कोई स्ट्रेस है, काहे का स्ट्रेस, वो तो डला है अपना। ठीक है, जब तक एयर है, सांस चल रही है, तब तक स्ट्रेस है, मतलब थॉट है, दिमाग चल रहा है, मतलब समझ जाओ यार। ठीक है, तो ब्लास्ट होने के बाद कोई स्ट्रेस है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड हो रहा है बॉडी पे। रेजिस्टेंस कब प्रोवाइड होगा, जब लोड लगेगा। लोड यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है लोड फॉर्म में। क्यों क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम हवा पे ले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो। ठीक है, अब इसमें जितनी दम थी उतने दम तक स्ट्रेस इसने रोक के रखा,
और जिस पॉइंट पे जाके ब्लास्ट होगा उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू उतनी होगी ब्लास्ट से जस्ट पहले, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू, ठीक है, होगी ब्लास्ट से पहले, और ब्लास्ट के बाद स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। ठीक है। स्ट्रेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज टू टाइप्स। ओके, तो हम पहले डाल दें स्ट्रेस। अब इसको मैं पहला देता हूँ, एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, अरे भाई, और दूसरा होता है आपका शेयर स्ट्रेस, STRESS। बड़ी दिक्कत है इस पेन से लिखने में, चलो मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा भाई जल्दी। तो अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, शेयर स्ट्रेस का होता है। सबसे पहले गाइस डालो नॉर्मल स्ट्रेस, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस भी आपके होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है आपका एक्सियल स्ट्रेस, AXIL, इसलिए बोल बोल के लिख रहा हूँ ताकि इसमें जो राइटिंग ना समझ में आए तो आपको समझ में आ जाए मैं लिख क्या रहा हूँ। दूसरा होता है बियरिंग स्ट्रेस, BEARING, बियरिंग स्ट्रेस। और तीसरा आपका होता है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। अब यार नॉर्मल स्ट्रेस में भी 3 टाइप का दे दिया, और ऐसे ही शेयर स्ट्रेस भी होता है उसमें। रुको एक मिनट, शेयर स्ट्रेस को ना थोड़ा दूर रखते हैं ताकि समझाने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं। दूसरा मान लो आप, जो मैंने बताया था शेयर स्ट्रेस, SHEARSTRE, शेयर स्ट्रेस। इसके भी जो है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट शेयर, ठीक है, DIRECT, डायरेक्ट शेयर। और दूसरा होता है गाइस, वो होता है इनडायरेक्ट शेयर। शाबाश, आपको तो बहुत ज़्यादा पता है, इनडायरेक्ट शेयर, ठीक है। तो अभी हम आते हैं नॉर्मल स्ट्रेस पे। शेयर स्ट्रेस की बात बाद में करेंगे। थोड़ा चित्रकारी करनी पड़ेगी, ड्राइंग व्राइंग बनानी पड़ेगी यार, ऐसे समझ में कहाँ आएगा। हाँ, तो एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है सुनो। सपोज दैट ये कोई मैंने मेंबर लिया, ठीक, मतलब क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ मैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करने की कोशिश। आ, अब कहाँ जाएगा ये, इसमें मिलना चाहिए था ना। अरे रे 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 रे, समझ जाओ, ठीक है। अब देखो एक्सिस इसका जो है, CG कहाँ से निकलेगा बेटा, CG यहाँ मिड पॉइंट से, ये मिड पॉइंट से ही निकलेगा ना। एक्स एक्सिस में ये तुम्हारा गया, ये एक्सिस है सपोज दैट, ठीक है, ये है इस मेंबर का एक्सिस। अब इस एक्सिस के अलोंग, अलोंग क्या हो गया, इसी की डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में, ये ये ये, ठीक है, मतलब हर जगह से, हर पॉइंट से, ठीक है, हर पॉइंट से इसी मतलब पूरे फेस से इसी डायरेक्शन में जो भी तुम्हारा स्ट्रेस होगा, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे हमने लोड लगाया P, लोड की वैल्यू क्या है P। इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा सपोज दैट वो होगा सिग्मा, सिग्मा से हम इसमें डिनोट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सिग्मा होगा, इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो क्या लग रहा है, सिग्मा लग रहा है इस पूरे सरफेस पे, ठीक है। स्ट्रेस ऑब्वियस सी बात है पूरे सरफेस पे ही आएगा, लोड कहीं पे भी लगे। तो एक्सेस के अलोंग जा रहा है, ठीक है, एक्सेस के अलोंग जो लगता है परपेंडिकुलर ऑफ द मेंबर का जो सरफेस होता है उसके परपेंडिकुलर जो लगता है, मतलब एक्सेस की डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं एक्सियल स्ट्रेस। और नॉर्मल स्ट्रेस सारे ही परपेंडिकुलर ही होते हैं भाई, ठीक है। हाँ, और बियरिंग स्ट्रेस भी हमेशा जिस सरफेस पे लगेगा उस सरफेस पे 100%
रहेगा। अब तो आप कहोगे ऐसे तो बियरिंग स्ट्रेस भी नॉर्मल लगता है, मतलब नॉर्मल का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना इस लाइन पे ये नॉर्मल है, मतलब कि 90 डिग्री पे, मतलब कि प्योर परपेंडिकुलर। प्योर क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है। प्योर क्या होता है, प्योर स्ट्रेस होता है। ठीक है। तो 90 ठीक, ज़्यादा ही भावनाओं में बह गया मैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस में एक्सियल स्ट्रेस समझ गए, जो एक्सिस के अलोंग लगे। ठीक है। दूसरा, अब बियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस में मान लो यार कोई भी ये प्रोडक्ट है, मतलब मेंबर है, इसके ऊपर तुम एक और कुछ रख देते हो, लोडिंग, जनरल लोडिंग मान लो, कुछ भी रख दो, चेयर रख दो, या एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रख दी, एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक रख दी, एक बड़ी ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक रख दी। ठीक है। अब इसके लोड की वजह से, ऊपर वाले के लोड की वजह से, इसके लोड है, इसका वेट है, कुछ भी इसकी वजह से जो है लोड इसके वेट के कारण लग रहा है 25 किलो न्यूटन का इस सरफेस पे। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इस पे लोड लग रहा है, वेट लग रहा है, नीचे की तरफ दबा रहा है, तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में भी एक 25 का लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि ये भी किसी सरफेस पे ही तो रखा होगा भाई। ठीक, लगेगा। तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, तो स्ट्रेस डेवलप कितना होगा, 25 किलो न्यूटन का ही होगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब जो भी इसका एरिया पे, जितना इस एरिया पे लग रहा है। और देखो, जो तुम्हारा बेयरिंग स्ट्रेस होता है वो हमेशा कंप्रेसिव ही होगा। क्यों? क्यों बेयर करेगा ना ऊपर से नीचे, इसके ऊपर लगा रखा है, बेयर कर रहा है, दबा रहा है, तो कंप्रेस कर रहा है ना उस चीज को, टेंसाइल तो हो ही नहीं सकता। इसकी वजह से मटेरियल में जो बिहेवियर है वो टेंसाइल हो सकता है, मतलब कि दब के ये फैल गया, एक्सटेंड कर गया। ठीक है। तो इंटरनली बिहेवियर की वजह से हो सकता है जो स्ट्रेस डेवलप हो वो टेंसाइल होगा, तो वो है एक्सियल स्ट्रेस। आगे पढ़ोगे, बहुत सी चीजें पढ़ोगे कि एक लोड की वजह से कौन कौन से स्ट्रेस डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन के अलोंग देखा जाएगा तो इधर डायरेक्शन में अगर फैल रहा है तो वो होगा एक्सियल स्ट्रेस। दबाने की वजह से जो इसके जस्ट सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे फैल रहा है, वो होगा क्या तुम्हारा, बेयरिंग स्ट्रेस। और बेंडिंग स्ट्रेस तुम्हारा क्या होगा, बेयरिंग बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस आपको बताता हूँ। सपोज दैट, मान लो ये कोई भी तुम्हारी स्लैब है, कुछ भी है, या कोई भी मटेरियल है, लोड लगाया, पहले ऐसा था, यहाँ से बेंड हो गया, बेंडिंग की कंडीशन पे इसमें यहाँ पर, ठीक है, ठीक, स्ट्रेस डेवलप होगा इसकी सतह पे। क्यों? बेंडिंग को रोकने के लिए। ठीक है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, ये आखिरी बात है स्ट्रेस स्ट्रेन में, स्ट्रेस में, कि नॉर्मल स्ट्रेस आपका टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, मैंने बताया था आपको। ठीक है। कंप्रेसिव भी अभी ऊपर बताया था ना यहाँ पे, ये कंप्रेसिव कब होगा, अंदर अंदर की तरफ जा रहा है, ये लोड लगाया, ठीक है, तो इसको बचाने के लिए, ठीक है, इसको बचाने के लिए इधर डायरेक्शन में स्ट्रेस लगा, रिस्ट्रेन करने के लिए, तो यहाँ पे जो है तुम्हारा टेंसाइल होगा। ठीक है। अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो तुम्हारा स्ट्रेस जो डेवलप होगा किस डायरेक्शन में होगा, टेंसाइल होगा, वो टेंसाइल कंडीशन रखने की कोशिश करेगा बॉडी को, क्योंकि कंप्रेशन में अंडर कंप्रेसिव लोड की वजह से है, तो टेंसाइल रखने के लिए कोशिश करेगा वो। ठीक है। जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो टेंसाइल रखने के लिए होगा। और अगर तुम्हारे बॉडी को खींचा जा रहा है पकड़ के, ठीक है, एलोंगेशन हो रहा है इस बॉडी का, तो इसको कंप्रेसिव रखेगा, तुम्हारा जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है, यहाँ पे लिखता हूँ यार, ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो सुन लो। पहला पॉइंट लिखो, जो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, अब आपको समझ में आएगा, सॉरी फॉर दैट, वो मैं बहुत ही ज़्यादा जूम आउट करके पढ़ा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए कलर का इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा था पेंसिल के।
तो नॉर्मल आ जाते हैं पॉइंट पे। नॉर्मल स्ट्रेस कुड बी टेंसाइल और कंप्रेसिव, ठीक है, कुड बी टेंसाइल और कंप्रेसिव, कंप्रेसिव। तो गाइस दूसरा पॉइंट क्या है कि सपोज दैट अगर आपका कोई भी सेक्शन पे स्ट्रेस लग रहा है, उसके लिए पहले मेरे को सेक्शन बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, जैसा बन पा रहा है वैसे ही बना दो, समझ जाना बस। अब मान लो ये लोड P लग रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो स्ट्रेस क्या है तुम्हारा, पूरे थ्रू आउट सेक्शन पे सेम क्वांटिटी का स्ट्रेस डेवलप हो, यूनिफॉर्मली इक्वल हो, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म हो, तो वो उस टाइप के स्ट्रेस होता है, वो होता है आपका सिंपल स्ट्रेस, ठीक है, मतलब साधारण स्ट्रेस। तो हमें तो कई तरह के स्ट्रेस पढ़ने हैं, ये तो सिंपल है तो मतलब रख दिया, तो उस सिंपल स्ट्रेस में तुम्हारा बियरिंग स्ट्रेस में भी आ जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस भी, मतलब ये एक्सियल स्ट्रेस भी आता है, मतलब हर एक नॉर्मल स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेस, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो सिंपल स्ट्रेस ही होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेक्शन है, अब ये इसमें जैसे क्रॉस सेक्शन मान लो ये है, इस पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तुम्हारा स्ट्रेस, ठीक है, और वो कांस्टेंट है, तो उस स्ट्रेस को हम बोलेंगे सिंपल स्ट्रेस, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है कि नेचर ऑफ स्ट्रेस, जो आपका छत पे पंखा लगा होता है जिसको सीलिंग फैन बोलते हैं, तो उसकी रॉड में भी स्ट्रेस जनरेट होगा, क्यों? अगर तुम्हारे हाथ में वेट लटका दिया जाए तो हाथ दबेगा या खिंचेगा? खिंचेगा ना। खींचने को क्या बोलते हैं? टेंसाइल, मतलब खींचना, कंप्रेस मतलब दबना, ठीक है। तो सीलिंग फैन में अगर कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, या ईएससी के ईएससी में पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में, प्री में, वो नेचर पूछा गया था कि नेचर टेल अस द नेचर ऑफ द स्ट्रेस इन अ सीलिंग फैन रॉड विच इज टेंसाइल, ठीक है, और कंप्रेसिव। तो टेंसाइल ही होता है अगर हम फ्रिक्शनलेस बियरिंग मान लें तो। ये अपने लैंग्वेज की तरफ से समझ लेना, लिख लेना। क्या है? ये लिख लो, नेचर ऑफ स्ट्रेस इन सीलिंग फैन, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं। नेचर ऑफ स्ट्रेस इन अ सीलिंग फैन रॉड इज टेंसाइल एज्यूमिंग फ्रिक्शनलेस बियरिंग, ठीक। अब आ जाओ किस पे, साइन कन्वेंशन पे आ जाओ यार, स्ट्रेस के साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन किसका? स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस देखो यार, अगर हम स्ट्रेस टेंसाइल लेते हैं, अब इसको मैं समझा भी दूंगा क्यों ले रहे हैं। तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव, क्यों? टेंसाइल मतलब खींचना, खींचना मतलब बड़ा हुआ, बड़ा बड़ा क्या, जब तुम ऐड करते हो, ऐड कब होती है? जब तुम प्लस का साइन लगाते हो, ठीक है, समझ रहे हो? ऐड ही तो हो रही है चीज, मतलब ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टेंसाइल स्ट्रेस मतलब खिंचाव, खिंचाव मतलब खींचेगा तो लंबा होगा, लंबा कब होता है? जब तुम ऐड करते हो, ऐड कब होता है? जब प्लस करते हो, ठीक है, इजी। मतलब ये अपने इजी के इजीनेस के लिए, बाकी साइंटिस्ट लोग कभी नेगेटिव भी रख के कैलकुलेशन करते हैं, उनकी मर्जी, वो साइन कन्वेंशन है यार, ठीक है। और कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, ठीक है, तो हम रखेंगे नेगेटिव, ठीक है।